नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं मध्य प्रदेश से आए और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले नरेंद्र मिश्रा जो सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ आवेदन देकर के ईवीएम मशीन के मामले में तहलका मचा रखा है। उनसे कई पत्रकारों द्वारा बातचीत की गई है सीधी, उसकी कुछ बातें, एक लंबा वीडियो नरेंद्र मिश्रा की जवानी से मैं आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने जो निचोड़ निकाला है वो केवल यही है कि वो जो ईवीएम का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि या तो ईवीएम को चुनाव में बैन कर देना चाहिए या फिर जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसे एक अलग डिब्बे में डाल करके उसको यदि किसी को शंका है तो वो मतगणना केंद्र पर उस वीवीपैट की पर्ची से भी अपने मशीन में निकले वोट और वीवीपैट के जो वोट हैं उनसे मैच करा सकता है, तो सारी गड़बड़ी सामने आ जाएगी। तो उनकी ये जो बातें हैं उन्होंने पूरी तरह से खोल करके सामने रखी हैं। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव से उनकी लंबी बातचीत हुई है, उसको मैंने अपने चैनल पर रिकॉर्ड किया है और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक 2 तारीखें सुनवाई हो चुकी हैं। पहला डायरेक्शन ये कहा गया था कि आप हाई कोर्ट जाइए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, चूंकि मामला मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। उन्होंने जो बातें कही हैं, 15,000 से भी ज़्यादा शिकायतों को लेकर के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर गए थे, तो उनका कहना था कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। उसमें कुछ बातें डायरेक्शन में क्लियर नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने फिर एक डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव की है जिसके जरिए उन्होंने डायरेक्शन मांगा है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसका कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। तो खैर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अभी खुलासा नहीं किया है कि मामला क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें चूँकि कानूनी रूप से उन्होंने सामने रखी हैं कोर्ट में, तो वो चाहते हैं कि जब कोई चीज़ सामने आए तभी मैं सारी चीज़ों को पब्लिक के सामने रखूं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया अलायंस जो है उसने भी अपनी बात रखी है और चुनाव आयोग से मांग की है कि ये मशीनों को बैन किया जाए या फिर उसकी जगह बैलेट से चुनाव कराया जाए, या फिर जो वीवीपैट की पर्ची है उसे एक अलग डिब्बे में डाल करके उसका अलग से मतगणना केंद्र पर उसको गिना जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनका विकल्प भी दिया है। तो अब आप देखिए मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा का जो वीडियो है वो मैं इसी वीडियो के साथ आपको दिखाऊंगा। आप देखिए नरेंद्र मिश्रा जी को। और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत थैंक यू। वो सारे लोग जो है तो काफी चीजों में काफी फोकस करके रखे और जनता के साथ में बहुत सारे वकील भी साथ में हैं, उनको भी थैंक यू। और साथ में इंडिया अलायंस ने भी इसके साथ में ईवीएम को लेकर के आया, तो ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया की जो अपनी एक बड़ी पोजीशन है उसको साबित किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने लेटर पिटीशन दिया था सीजीआई को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उसके बारे में मैंने आपके माध्यम से पूरी जनता को अवेयर किया था। आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है और हुई है और उसके बाद में मामले और पेंडिंग है, तो इसके बाद मेरे 2, 3, 4 प्रश्न बहुत बड़े बड़े आ गए। मैं 15 तारीख को चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में जब मैटर लगा तो डायरेक्शन किया। उसके बाद से मैंने ईवीएम प्रिजर्व करने को लेकर के, इसके साथ में मैंने वीवीपैट को प्रिजर्व करने को लेकर के, चिप को प्रिजर्व करने को लेकर के आवेदन दे दिया।
और उस दिन से जब ऑनरेबल जस्टिस ने संजीव खन्ना साहब ने जब इन सारी चीजों को डायरेक्शन दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे दुनिया भर की न्यूज़ें आने लगी। जहां ईवीएम के लेकर के कोई मैन पावर नहीं है, वहां ईवीएम चार्ज हो जाती है, यानी ऑटोमेटिक अपने आप रोबोट लगा है, क्या लगा है, क्या इलेक्शन कमीशन का कोई ऑफिसर साथ में खड़ा है, कैसे ईवीएम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव को लेकर के 99% चार्ज पाई गई, जो कि बिना जो अपोजिट के जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे वो कह रहे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों ने किया होगा, या वो नहीं किया होगा तो किसने किया होगा, या उनके साथ में कुछ लोग विशेष रहे होंगे, या फिर रूलिंग पार्टीज के लोग रहे होंगे, या फिर अपोजिट पार्टी के लोग रहे होंगे, या कोई व्यक्ति विशेष रहा होगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं था, तो उसको ये नहीं बता पा रहे कि ईवीएम उनकी कैसे चार्ज हो गई। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि ईवीएम में अभी जुम्मा दिन नहीं हुआ, 3 दिसंबर से मैं सीजीआई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संपर्क में हूँ, उनको लेटर पिटीशन दे रहा हूँ, डेली में उसको कन्वे कर रहा हूँ कोर्ट में। और उसके बाद आप देखिए कि उसके बावजूद भी सारी ईवीएम जितनी भी थी, मशीनें वीवीपैट थी, चीप थी, उनमें कुछ खराबी का नाम देकर के बेंगलुरु भेजे दे रही हूँ। अब इसके साथ में देखिए कि अभी कल मैंने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया के न्यूज के माध्यम में, परसों यूपी के फर्रुखाबाद में 800 ईवीएम मशीन जल गई। तो जब आप सबको सब कुछ पता है कि पूरे भारत देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, उनके कामों को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है या हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर है, तो आपके पास न तो बिना लाइट के संजीव जी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस जगह पर ईवीएम में पूरी बर्न हुई है, वहां तो लोग ये बता रहे हैं कि उसमें लाइट भी नहीं थी उस घर में, स्टोर में। तो ये कैसे सर्किट आ जाती? तो कोई ऊपर से बिजली आके तो नहीं गिरी है कि कोई भारी बरसात हो रही, ऊपर से आके बिजली गिरी और पूरा ईवीएम को शॉर्ट कर दिया और बर्न हो गई। ये कहीं से मेरे गले में चीजें उतर नहीं रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के मैंने जब 3 दिन से पहले से ही मैं सारी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर चुका हूं कि इनको सारे को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि हमारे सेकेंडरी एविडेंस है। सीआरपीसी में 2 तरह के एविडेंस होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस में जितने भी है इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इलेक्ट्रॉनिक हमें कन्वर्सेशन जितनी चीजें हैं उनको हमें प्रिजर्व करने के लिए लैब में जांच के लिए इन सबको लेकर के हमने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल है, पेंडिंग है मैटर। और मैटरों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए डायरेक्शन कर दिया है। पहली बार ईवीएम को लेकर के सुनवाई शुरू हो गई है इस पे। तो फिर ये कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? इलेक्शन कमीशन का मतलब डीएम के लेवल पर से लेकर के तहसीलदार, एसडीएम से लेकर के ऊपरी लेवल तक की मैं बात करना चाह रहा हूं। तो फर्रुखाबाद में एक नया मोड़ आया, आप लोग देख रहे हैं कि 800 ईवीएम जल गई। अभी मुझे यह नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी ईवीएम अभी कूड़ेदान पर पाई जाएंगी, तो कितनी ईवीएम कब्रिस्तान में फिर मिलेंगी। ये सारे हमारे प्रश्न हैं और जिनको मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो है तो दोबारा रखा है कि इन सारी चीजों पर कोर्ट जो है तो संज्ञान ले और तत्काल इमीडिएट जो है तो इस पे एक्शन ले, इनको प्रिजर्व किया जाए। और जब तक ये मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, जो कोर्ट के डायरेक्शन पर है हमारी सारी चीजें, तब तक के लिए इन सारी चीजों को इसको जो है तो इसमें रोक लगाई जाए। ले लिया, छत्तीसगढ़ का ले लिया, राजस्थान का ले लिया, जो न्यूज़पेपरों में आ रही खबर, हमें पर्टिकुलर्स तो वो टच नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन वाले कि ये इंफॉर्मेशन है, पर ये है कि जो स्टेट से जहां जैसी खबरें आ रही, क्योंकि मेरे पास कई सारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत न्यूज़पेपर आते हैं, सब में जैसी न्यूज़ें आ रही हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से, वो बड़े पत्रकार हैं उनके माध्यम से चीजें आ रही हैं, उसके माध्यम से भी मैं उनको भी एविडेंसेस बना रहा हूँ और बना के मैंने फाइल भी कर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया इलेक्शन कमीशन को कि जहां लाइट नहीं होती वहां वो कह देते कि ईवीएम शॉर्ट सर्किट हो गई। उसका धुआं कहां से निकला ये मुझे समझ में नहीं आया, पहली चीज। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में ईवीएम को कहते हैं कि चार्ज पाई गई, सब रिपोर्ट कार्ड भी मैंने आपको दिखाया है बहुत सारे प्रत्याशियों की। तो ये भी बताने की जरूरत है कि ईवीएम मशीनें भी अपने आप कैसे चार्ज हो गई। कैंडिडेट तो कहता है कि मैं तो चार्ज करने गया नहीं था, मेरा एजेंट भी नहीं गया था। तब एक ही सवाल बचता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गया होगा या उसके जो भी लोग होंगे वो गए होंगे। दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि ईवीएम अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट हो रहा है, हम सीजीआई के पास में उस मैटर को लेकर के खुद भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। डायरेक्शन कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से कर भी दिया है। दूसरा, हमने एमए फिर फाइल किया है कि इन सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को रिस्टोर किया जाए, बिकॉज हमें ड्यूरिंग आर्गुमेंट में सारे स्टोरेज हमें चाहिए, उनके लैब के हमें एग्जामिनेशन चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए, कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है, क्या उसमें क्या कोडिंग की गई, वो सारी चीजें आएंगी। तो आप उसको भी एविडेंसेस को भी छेड़छाड़ कर रहे हो,
ये नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारा फेयर होना चाहिए। हमें थोड़ी कह रहे हैं कि जो चीजें आएगी जनता के सामने होंगी, ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के हमने बोला है ऑनरेबल जस्टिस से, अर्जेंट मेंशनिंग भी कर दिया है थ्रू रजिस्ट्रार मतलब कोर्ट के जो हमारे हैं। ये सारी चीजें हैं। अब इसके साथ में इस तरह से जब खबरें आती हैं और आप इस तरह से ईवीएम की गड़बड़ी के नाम पर बेंगलुरु भेज देते हो, फिर उसके बाद बोलते हैं कि वीवीपैट 6.6 लाख खराब है या 6.5 जो भी है डेटा, अप्रोक्सीमेट डेटा है, इसके साथ में आप कह देते हो कुछ और गड़बड़ियां हैं। आप सारी टेक्निकल प्रोसेस को ये भी एक तरफ कहते हो कि मेरी बहुत अच्छी प्रोसेस है, तो फिर ये सारे इशू आ कहां से रहे। में सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे जजमेंट थे, कम से कम 8-10 जजमेंट्स का रेफर कर रहा हूं आपके सामने। एक हमारे सामने महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। दूसरा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का जजमेंट है। तीसरा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। पांचवा कन्हैया लाल ओमान वर्सेस है बीके त्रिवेदी है। छठवां जो है द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तीसवें सब में एक ही शब्द बोला गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ड्यूटी है कि स्मूथ इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, बट देयर इज नो स्मूथ इलेक्शंस। इतने कंप्लेन पेंडिंग है, इतने आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग के, बूथ कैप्चरिंग के और बहुत सारी चीजें आई है। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से बोल रहा हूं, तो फिर इनके साथ क्या बिहेव होना चाहिए, इसमें खुद भी डिसाइड है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बोलने का मतलब औचित्य भी है और जरूरत भी है देश की जनता के सामने, क्या इलेक्शन कमीशन इस समय पर फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है। यदि करा रहा है तो आप जनता के सामने ईवीएम वगैरह जितने भी इश्यूज हैं उनको बताए, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को खराब होने के नाम पर भेजा जा रहा है, जिस तरह से बिना लाइट के जलाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। देखिए ये मुमकिन है कि नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ज्यादा बेहतर जानता है, पूरा भारत देश भी जानता है। मेरे इसमें 3 सवाल है, तीनों सवाल के जवाब मुझे आपके माध्यम से मैं वहां पर कर रहा हूं, क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। फर्स्ट, बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे थे जिनको सिंगल वोट भी नहीं मिली है, हाउ कैन इट पॉसिबल। फर्स्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि सारे देश के लोगों ने नहीं दिया, मुझसे उससे भी मतलब नहीं, पर ऑन पोलिंग में मैंने अपना वोट दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, आप शायद जानते भी हो। बिल्कुल। कुछ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ और जरूरत होगी तो मैं डेटा आपको दे भी दूंगा, उसमें सारे सबके इक्वल वोटिंग आ रही, जस्ट लाइक मतलब हम मान लीजिए 8-10 कैंडिडेट खड़े हैं, आपको 5 वोट मिली तो मुझे भी 5 मिल रही, सामने वाले को भी 5, सबको 5 जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं सबको सेम फिगर मिल रहा है। हाउ कैन इट पॉसिबल। जस्ट आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, हमें जवाब चाहिए उसका। तीसरा, इसके साथ में ईवीएम मशीन को लेकर के दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ी न्यूज छापी 6 दिसंबर को। वो बोलता है न्यूज में जो आई पब्लिश होके न्यूज, और इसके साथ में बहुत सारे कैंडिडेट जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे, उनके प्रत्याशियों ने मुझे रिपोर्ट कार्ड भेजा कि सर साहब ये देखिए कि हम जब चुनाव हो रहा था उस समय पर हमें रिपोर्ट कार्ड दिया गया कि 99% ईवीएम चार्ज है। उसके बाद वो बोला गया कि जब चुनाव खत्म हुआ उस दिन की पोलिंग पर, यानी 17 नवंबर को, तो उस समय पर जो वोट मतलब ईवीएम की चार्जिंग कैपेसिटीज थी या चार्ज होके बची थी रिमेन, वो 75% थी। अब उसके बाद जिस दिन 3 दिसंबर को चुनाव हो रहा है, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, ईवीएम मशीन इस 15 दिन के दौरान पर फिर से 99% अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे चार्ज हो गई। मेरा आपके माध्यम से ये कैसे हुआ है आप बताइए ना। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, ये ईवीएम के छेड़छाड़ और ईवीएम में कैसे उसको टेम्परिंग किया जाता है, दोनों के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज कर रहा है, शक के घेरे में खड़ा करता है। हमें जवाब चाहिए, हम सब लोग देश के नागरिक हैं। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में जो स्ट्रांग रूम से ईवीएम, वहां से स्ट्रांग रूम से शिवपुरी में पाई जाती है, उज्जैन की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, चंबल रीजन में बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। द पत्रिका ने 22 नवंबर को बहुत बड़े लेवल पर इस चीज को छापा है। ये सारी चीजों का जवाब इनको देना चाहिए। इसके साथ में ये भी छोड़िए, अभी इंडियन अलायंस ने इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया, सारे भारत देश की जनता ने इतना सपोर्ट किया, 140 करोड़ के लोग जो भारत देश के हैं उनको फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए। इसको लेकर के इंडियन अलायंस जो थी उसने भी बात किया और अपने मेमोरेंडम बनाया। मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में भी भेजा, पर उन्होंने अभी तक कोई भी बातों को उनके नहीं सुना, न मिलने की कोशिश की। फिर इसके साथ में इसके 5-6 महीने पहले अपोजिशन के सारे लीडरों ने एक एप्लीकेशन भी दिया है, हमारे पास मेल पर भी आया है। बहुत सारे जो एमपीज रहे हैं
उन लोगों ने मुझे भेजा है कि सर ये देखिए, इसको भी आप मुद्दा मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहिए। तो ये सारे क्वेश्चन है। हमारा सिर्फ मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर किसके लिए बैठा है? किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कि पूरे जनता के लिए? हम आपके माध्यम से ही देश की जनता से यही पूछना चाहते हैं, आप सारे लोग बताएं कि ये आखिर में किसके लिए? जब अपोजिशन से नहीं मिलना चाहते, अपोजिशन ने अपना कह दिया कि वीवीपैट से पर्ची निकले और वो पर्ची एक डिब्बे में डाल दी जाए, उसके बाद उसको काउंट करा लिया जाए, वो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी छोटी छोटी मशीनें आती हैं, 1 मिनट में सब काउंट कर देती हैं। मतलब एटीएम की जो वेंडिंग मशीनें आती हैं आजकल, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं सवाल ही नहीं है। आप वीवीपैट भी लगाए रहिए अपना, वहां से मैच करा लीजिए, काम खत्म। इतनी मेल की वोट है, इतनी फीमेल की वोट है, सारी चीजों का समाधान है। बस आपके एक ही चीज का इन सारी चीजों को लेकर के जो जरूरत है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति आप जनता के प्रति दिखाएंगे तो आप पीएन सेशन बन जाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो आप सारी चीजों को जनता के हित में कर देंगे। आप दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो किसी से नहीं मिलेंगे जो आप कर रहे हैं, और वो नहीं होना चाहिए। ये जितना आप लोगों ने सोशल मीडिया ने ईवीएम के इश्यूज को इतना तेजी से बढ़ाया, मुझे इंडिया और इंडिया के बाहर के लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया। कुछ लोगों ने मुझे चीजें एविडेंसेस बताई। पर देखिए, मैं किसी भी चीज पर भरोसा तब तक नहीं करता हूँ जब तक वो सारी की सारी चीजें पूरा क्लियर होकर के हमारे चीजों पर पैरीमीटर पर सेट न हो जाए। बताने वाले बहुत तरह की चीजें बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100 चीज बता रहा है तो उसमें 10 चीज हमारे काम की हो सकती है। बहुत सारी चीजों को मैं सुन करके अनसुना करता हूँ, यानी वो अवॉइड करने। तो उसमें कुछ फैक्ट्स तो हमारे साथ में आए हैं, नो डाउट। उसमें वो कोडिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, जो एक कॉमन फैक्ट सबसे निकल के आ रहा है। अब आपके माध्यम से ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोडिंग वो बोलते हैं कि 0-1 एक बाइनरी सिस्टम होता है, और एग्जाम्पल भी देते हैं सारे लोग कि जैसे घड़ी कोई लगी है आपके दीवार पर और उसमें टाइम सेट कर दिया गया कि 4 बजे आपको जो है तो घंटी को अलार्म करना है। अलार्म करते हुए करेक्ट 4 बजे। एग्जाम्पल लोगों ने बताया, जो कॉमन एक आया है वो उसका मैं परसेप्शन आपके सामने रख रहा हूं आपके माध्यम से। तो वो 4 बजे ही बजेगी। मोबाइल में रिमाइंडर लगाना है कि हमें, आप संजीव साहब का हमारे बर्थडे जो है तो 2024 में 22 अक्टूबर को आ रहा है, तो 22 अक्टूबर का रिमाइंडर यदि हम लगा देते हैं तो 22 अक्टूबर को ही बजे। उसके बीच में आपके प्रोसेस में कहीं वो नहीं दिखेगा, कहीं शो नहीं करेगा। तो ये कोडिंग होती है, ऐसा उनका लोगों का मानना है। स्पेसिफिक टाइम पर कोडिंग होती है और वो किया जा सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर इसको देखिए, जब तक मैं ये प्रूव्ड चीजें नहीं पाऊंगा तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ। पर टेक्निकल लोग मुझे अलग अलग तरीके से टच किए हैं, बहुत तरह के सबूत भी मुझे दिए हैं, पर वो सबूत अभी उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है कि मीडिया के सामने आकर के उसको अप्रूव कर। दिस है कॉमन पीपल। बस ये है, सबको ये है कि शक, एक कॉमन जो परसेप्शन निकल के आया सबका कि हमें शक है भैया, हमें नहीं कराना, हम ईवीएम के बारे में वो नहीं जानते हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ईवीएम जो जिस बूथ पर लगाई जाती है, द हिंदू न्यूज़पेपर ने बड़ा एडिटोरियल एक दिन दिया था अभी, उसको प्रॉपर तरीके से उसने मतलब काफी बड़े लेवल पर उनको जो जिस पोलिंग पर डाली जाएगी ईवीएम, उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, नेट में डाल दिया जाएगा, और उसके साथ में उसकी सर्किट दे दी जाएगी। ये इसकी सर्किट है। अब कौन सी ईवीएम इंडिया में किस सर्किट पर बनी हुई है वो तो जांच का विषय है, इतना तो हम लोग नहीं जानते। आपको बताना पड़ेगा कि ईवीएम इस सर्किट पर बेस्ड है। अब सर्किट बहुत तरह की होती है, क्योंकि मैं फिजिक्स स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे थोड़ा इसका नॉलेज है। बहुत तरह की होती है, तो वो किस सर्किट का यूज किया गया है उसको बताइए, फिर उसके बाद सामने रखिए और भारत देश में ओपन में रखिए। सारे लोग आएंगे देश के विदेश के, उसको देखेंगे और उसको जो कर सकते हैं, यदि वो टेम्पर्ड होने लायक होगा तो करेंगे, छेड़छाड़ करने लायक होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो जो दूसरा विकल्प अभी अपोजिशन इंडिया अलायंस ने दिया है अभी कि आप पर्ची को, सबसे मैनुअल तरीका कि आप पर्ची को डालिए बाजू में, और वो डिब्बा आपको पंचायत के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 घंटे में रिपोर्ट बन जाती है कि इतना पंचायत में, क्योंकि 1000 वोटिंग होती है लगभग लमसम, जो बड़ा पोलिंग है तो 1000 वोट को काउंट करना बड़ा मैटर है नहीं, वो आसानी तरीके से वो तो हो जाएगा। तो वो कि ज्यादा टाइम जो लगने का एक सवाल है, उसका जवाब है कि आराम से पोलिंग बाय पोलिंग आप कर दीजिए और उसके बाद आप सीधा जो है तो उसको ऑनलाइन कर दीजिए, जैसे आज ऑनलाइन हो रहा है। इतना इस पोलिंग में इतने मेल इतने फीमेल पाए गए, इतनी वोटिंग हुई, तो ये इस तरह से उसको भी आप कर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। बस वही है, बड़ा मैटर सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति का है, आप कितने तरीके से उस काम को कर रहे हैं। जी जी, कुछ चीजों को मैं पब्लिसिटी में आके ना बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। मैं कोर्ट के सामने उसमें डायरेक्शन पर आ रहा हूं,
इसीलिए मैंने वीवीपैट, ईवीएम सारे इश्यूज को मैंने रेज किया है, और जो भी चीजें मेरे हैं वो सब पब्लिक डोमेन पर रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमें जवाब चाहिए, वो आपके माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो बोल सकता हूँ बोलूंगा। पर जो चीजें एविडेंस के तौर पर हैं वो कोर्ट के ड्यूरिंग आर्गूमेंट में ही मैं रखूंगा। वो मुझे लगता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए वो मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम उसी समय पर बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये था कि हमें डायरेक्शन और प्रॉपर स्टे वगैरह का ऑर्डर फॉर रिकॉल के लिए, ठीक। दूसरा ये हो गया कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे, जो हमारे सेकंड एविडेंसेस है जिस पर मेरा केस पूरा डिपेंड है, उस केस का जो एविडेंस होता है, केस का मेन चीज क्या एविडेंसेस है, उस एविडेंसेस को जो आप इस तरह से नेम किए, आप ये खराब है, मशीनों को मेनू वहां भेजा जाना है, यहाँ भेज दी गई है बहुत सारी, तो जब आप इस लेवल पर आ गए तो एविडेंस जब हमारे पास पूरे प्रॉपर नहीं रहेंगे, तो मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि भारत देश का जो जुडिशरी सिस्टम है टोटली बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। एविडेंस जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जो, उनको मैं प्रिजर्व करने के लिए बोलना पहले दिन से बोल रहा हूं, तो आप जब इतने लेवल में जाकर के उसको खराबी के नाम पर लैब में भेज रहे हो या इधर उधर उसको डाइवर्ट कर रहे हो या उसको जलवा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर के मेरी सेकंड प्रेयर है कि अब इसको एविडेंस को तुरंत ही प्रिजर्व किया जाए, सारी चीजों को रखा जाए, और जब तक ये मैटर डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हो जाता है, क्योंकि 45 डेज के बाद में ये डेटा ये होता है कि डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, तो वो भी एक उसका ग्राउंड है, इसलिए भी मैं प्रिजर्व करने के लिए रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से, और अर्जेंसी भी मैंने मेंटेन कर दिया है। मुझे लगता है कि हो सकता है किसी बेंच मतलब अभी वेकेशन में ही सुनवाई का ऑर्डर फॉर डायरेक्शन उसका लगा दिया है कि दोबारा आप डायरेक्शन करें इस पर, प्रॉपर डायरेक्शन आपने कोर्ट में उस समय पर जो बोला वो सारी चीजें उस जजमेंट पर नहीं आ पाई, तो हमें उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो उसी को हमने फिर से ऑर्डर फॉर रिकॉल हमारे पास में होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीजों पर हम चीजों को और ऐड करना चाहते हैं, जैसे ऑर्डर फॉर रिकॉल, ऑर्डर फॉर क्लैरिफिकेशन हो गया कि आप चीजों को और मतलब नहीं समझ पा रही है जनता, तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। आगे अदर थिंग में आपको डायरेक्शन चाहिए, तो वो तीनों प्रोसेस, चारों प्रोसेस हमारे लिए खुले होते हैं, तो हम सब कर रहे हैं, एक एक स्टेप करेंगे, और आप लोगों के माध्यम से हम एक एक स्टेप्स को बताएंगे भी कि भारत देश का ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हम जुडिशरी में जो डायरेक्शंस हमें लेना है हम वहां पर इस प्लेटफॉर्म पर है, जनता की जो उम्मीदें हैं देश में वो इस तरह की है, और डेमोक्रेसी भारत देश की यहाँ खड़ी। कौन मैं नहीं जानता हूं, पर मैं अपनी ड्यूटी जो हो सकती है, सोशल मीडिया जिस तरह से रोल अदा कर रहा है, जिस तरह से अपोजिशन फ्रंट पर मतलब लड़ रहा है, उस तरह से मैं सबको थैंक यू कहता हूँ, 140 करोड़ की जनता को भी थैंक यू कह रहा हूँ। मेरा ये कि मुझे क्या अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है इस केस से, पर मुझे ये जरूर है कि मैं देश को ये बताना चाहता हूँ कि किस लेवल पर डेमोक्रेसी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपना जो पावर है उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे सेव करके कि कोई हमारे पावर्स को कोई भी बॉडीज इंटरफेयर ना करने पाए। इन सारी चीजों को लेकर के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, और आप लोग उसको बहुत तरीके से पूरे देश में उसको स्प्रेड भी कर रहे हैं जी। तक 2 हियरिंग हो चुकी है कोर्ट की, और अब नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, अभी हमने फिर से कर दिया है। नेक्स्ट हियरिंग में भी हमें ये सारी चीजों को करना है। 2024 का चुनाव तो काफी दूर है, हम काफी बड़ी चीजों पर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजों को पब्लिक के सामने मतलब इतना ही बोलना चाहता हूं कि मैं आप लोग उम्मीद रखिए, और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पब्लिक का जो वोटिंग राइट्स है उसको सेव करेगी, उसी में अच्छा करेगी, और जो करंट रूलिंग पार्टीज है जो भी है वो उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जनता से उनको भी वोट लेना है, और मुझे लगता है कि वो इसमें मदद करना चाहिए उनको भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हम डायरेक्शन कराएंगे, हमने ऐसा कुछ प्लान रखा हुआ है, और उसमें पूरे भारत देश की जो पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग उसमें इस कम से कम इसके लिए सबको इकट्ठा होकर के इसमें करने की जरूरत है। अपेक्षा भी करते हैं सारे नेताओं से, 140 करोड़ की जनता से, कि इस मामले में आप सब लोग कॉमन रहिए। आज वो चीजें आप पर हैं, कल अगले आने वाली पीढ़ी पर होगी, कल और तीसरे पर लागू होगी, कल चौथे पर लागू होगी, वो नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो ईवीएम को लेकर के चीजें आई हैं, जो कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स का मैं परसेप्शन मोटा मोटा में बहुत सारे चैनलों में अलग अलग चीजें चल रही हैं, मैं इतना तो नहीं देख पाया, पर मैं कोशिश करता हूं कि लगभग सारे लोगों को एक कॉमन रिप्लाई करूं। मैं
आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ, सारे लोग एक ही शब्द बोले हैं जो कॉमन निकल के, ईवीएम को बैन करना चाहिए कंप्लीट। पूरे भारत देश की जनता, यदि मैं मान लूं कि लगभग 200 मिलियन ये वीडियो चली होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के आज तक की, मैं मान लूं, क्योंकि अलग अलग क्लिप बना करके पूरे देश में थोड़ी बहुत चली, अलग अलग यूट्यूबरों ने चलाया, अलग अलग फ्रंट मीडिया ने चलाया, सबने अपना थोड़ा थोड़ा करके सबने चलाया उस क्लिप को कट करके। तो उसका मैं ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं। तो सिर्फ एक चीज है, ईवीएम को बैन करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। वो कमेंट बॉक्स में है, कॉमन पब्लिक प्लेस पर है, सोशल मीडिया पर है, आप भी उसको देख सकते हैं। आपके भी पोर्टल में बहुत सारा है, मैंने जवाब भी देने की कोशिश किया है। तो यही है, ईवीएम को बैन करना चाहिए। पर ईवीएम यदि मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि नहीं ईवीएम हमें रखना ही है, तो वो वोटिंग जो पर्ची निकलती है उस पब्लिक को दे दी जाए। उसमें जो सीरियल नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा मध्य प्रदेश का वोटिंग है, मान लीजिए 148 नंबर मेरा है बैलेट में, या वो जो वो इलेक्शन की वो होती है कॉपी बुकलेट जिसमें सारे वोटर्स के नाम लिखे होते हैं, तो उसमें वो सीरियल वाइज होता है कि 14 नंबर फला व्यक्ति गया, 15 वो गया, उसमें सिग्नेचर भी लगती है, तो वो ठीक है उतना। उसके बाद वो पर्ची जो निकले उसको दे दी जाए और वो अपना चेक कर ले, और उसके बाद कंफर्मेशन हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इसको वोट दिया, वहां पर मिली है पर्ची, और वो पर्ची को डिब्बे में डाल दिया जाए। अब उसके बाद किसी व्यक्ति को किसी को शंका लगती है तो पूरी की पूरी वही पर्ची काउंट करा ले, वोटिंग का भी करा ले जो डिब्बे में रखी है, और वीवीपैट वाली तो ये इमीडिएट हो जाती है, उसमें तो बहुत टाइम लगता नहीं। तो दोनों के समाधान है, तो ये दोनों रास्ते हैं, इसको लागू करना चाहिए। मुझे लगता है कि लागू करना चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है नहीं मुझे ईवीएम रखना ही रखना है, तो फिर वो चीज तो मैंडेट करना चाहिए कम से कम। कहीं जरा भी सुराग दिखती है, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम पॉजिटिवली रखें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही सिर्फ मेरा क्वेश्चन है, बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग कहें कि आप इस माध्यमों को अप्लाई करें, और सब लोग जितने भी जो जिसका रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिसको वोट दिया है, उससे भी बोले कि सब लोग इसकी आवाज बने, और सब लोग ये जो कानूनी अधिकार है हमारा, जो हमारा राइट्स है, उस राइट्स का वॉयलेशन नहीं होने देना है। सब लोगों को मैं इसी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ पर्ची मिले, चाहे वो बैलेट पेपर की पर्ची होनी चाहिए, चाहे वो ईवीएम की पर्ची होनी चाहिए, और वो पर्ची को प्रॉपर काउंट किया जाए। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपको नरेंद्र मिश्रा का, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, ये बातचीत कैसी लगी, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर लिखें, और खुलकर लिखें चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और मुझे फॉलो करना भी ना भूलें। मुझे ज्वाइन भी करें, जिससे मेरी ताकत बढ़े और मैं फिर से आपके सामने नए वीडियो लेकर आऊं जो सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।